जय हिंद। सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सो जस्ट शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और रोज दोपहर 1 बजे जो हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस क्लास लगा रहे हैं अभी, जो कि आपका देखो आज हम लोग का टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन का क्लास होने वाला है। जो ये क्लास है यह आपका 16 अक्टूबर और 13 नवंबर आर्मी परीक्षा स्पेशल क्लास होगा। अग्निवीर आर्मी परीक्षा के लिए देखो जीरो से हीरो बैच नई स्टार्ट कर दी गई है। इसके अभी तक टोटल 3 क्लासेज हो चुके हैं और तीनों क्लासेज के जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए गए हैं। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सब कोई ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखो थोड़ी सी 2 दिन क्लास नहीं आई थी, कारण ये था कि किसी रिलेटिव का तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, जिस वजह से आपकी 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी। पर अब से क्लास कंटिन्यू आएगी, एक भी दिन की गैप नहीं देखने को मिलेगी। आपसे ने लगातार मैसेज किया, लगातार कॉल किया कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो 2 दिन से, तो यही कुछ कारण था। पर हाँ अब क्लास कंटिन्यू आएगी, ठीक है। तो 4 नंबर की क्लास है, चौथी क्लास है आज। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर लो सभी अपने दोस्तों तक। उसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। याद रखेंगे रोज दोपहर 1 बजे अग्निवीर जीके जीएस टेस्ट लाइव आपकी हो रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे, सभी को करते चलना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन। क्या होगा आंसर। जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो जो लार है इसमें देखो टाइलिन नामक एंजाइम मौजूद होता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी टाइलिन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो मिला हुआ है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर रहे हैं सभी लोग, करिए और बताइएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, पूछा हुआ सवाल है। क्या है आंसर, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है यह है देखो तंत्रिका कोशिका। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन या फिर फेराडे। निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही करना और सबको यहां पर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। क्या आंसर कर रहे हैं, सभी को करनी और यहां पे बतानी है। प्रोटॉन की खोज निम्न में से किसने की। क्या आंसर आ रही है, गोल्डस्टीन आ रही है, बहुत अच्छे। गोल्डस्टीन करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए गोल्डस्टीन हो गया, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ देखो इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। बहुत बार ये सवाल आया है, पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह करी है थॉमसन ने, यह की गई है जे थॉमसन के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो यहां पर आपका सीरियस। क्या होगा आंसर, जल्दी से कीजिएगा, बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या कर रहे हैं सब कोई, सभी का आंसर आना चाहिए, सब कोई करिएगा और बताइएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। क्या आंसर कर रहे हैं, सीरियस को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। जिनका भी आंसर यहाँ पे देखो सीरियस पे है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रिमोट एक्सेस मशीन। क्या होगा आंसर, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूर्ण रूप क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से करना और बताना, सभी का आंसर आना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत ही बार पूछा जा गया है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। फर्स्ट मैन यूज द फॉलोइंग मेटल, सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। प्रीवियस ईयर का सवाल है, इंडियन आर्मी का देखो जीडी एंड ट्रेडमैन में लगातार 2019 से बोल सकते हो आ रहा है और 2021 तक आया भी है और इस साल भी आने का पूरा चांस है। बिल्कुल सही कीजिएगा, बताइएगा सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया है। देखिए सभी को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, जितना भी क्लास हो रहा है उसका पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर जुड़ जाना टेलीग्राम ग्रुप से, वहां से जाकर सबको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सारी क्लासेज का। क्या आंसर किया है सबने? तो सबने किया है तांबा को, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी तांबा हो गया, बहुत ही अच्छे, सी राइट आंसर। इसके साथ साथ देखिए आपसे पूछा जाता है कि अनाज कौन सा है, सर्वप्रथम मानवों ने कौन सा अनाज का प्रयोग किया। ठीक है, क्या पूछते हैं? तो देखो आपसे यहां पर पूछते हैं कि सर्वप्रथम जो मानव है, सर्वप्रथम मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया है, तो वह अनाज कौन सा है? तो वह अनाज याद कर लोगे गेहूं एंड जौ है। ठीक है, गेहूं और जौ ये जो है मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए गए थे। अनाज में ये हो गया, धातु में तांबा हो गया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल्स इज आयरन, निकेल, एमओ या फिर पीटी। क्या होगा आंसर? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? क्या होगा आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना है, सभी का आंसर चाहिए। चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई। तो ध्यान में रखिएगा निकेल होता है। ठीक है, कुछ का सही है कुछ का गलत भी है, तो याद रखेंगे निकेल होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होगा आंसर? धोने का सोडा जो है उसका प्रचलित नाम क्या है? धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? किसका मूल रूप है, किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा जो है यह देखो प्रचलित नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, इसी के साथ अगर आपसे पूछ देगा कि धोने का सोडा, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए धोने का सोडा का सूत्र, मतलब कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ दिया जाए, तो याद रखेंगे वो होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। यह जो है राइट, ठीक है, राइट है। ठीक है, अगर पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो वो है आपका देखो Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान रखनी है सबको, बहुत बार आया है इंडियन आर्मी में। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है आर्मी का देखो 2020 का पेपर का सवाल है, जल्दी से करना और बताना। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है लाई डिटेक्टर मशीन, पायरोग्राफ, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पोलीग्राफ या फिर फोनोग्राफ। क्या होगा आंसर? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? निम्न में से किस यंत्र के द्वारा जो है झूठ का पता लगाते हैं? क्या है आंसर? चलिए देखते हैं किसका किसका सही जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, कौन कौन सही करते हो देखते हैं यहाँ पे। तो क्या आंसर करना है? पॉलीग्राफ को करना है। बहुत ही बढ़िया, यदि आपका आंसर सी है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं लगभग का सी है, बहुत ही अच्छे, पॉलीग्राफ जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है, जल्दी से करना और बताना। पूछा हुआ सवाल है आर्मी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर ऑडोमीटर। देखो अभी आपका रोज दोपहर 1 बजे जो है अग्निवीर आर्मी परीक्षा का जीके जीएस का 0 to हीरो बैच चल रहा है। बिल्कुल आपका जीके जीएस जो है वो 0 से 100 लेवल तक करवा दिया जाएगा। आपका जीके का हर एक पोर्शन जो है दोपहर 1 बजे वाला क्लास से क्लियर हो जाएगा। और शाम को जो 6:30 बजे क्लास आती है वो देखो आपकी मॉडल पेपर की क्लास आती है। जो मॉडल टेस्ट पेपर जैसा पेपर आता है इंडियन आर्मी का, वो आपको शाम 6:30 बजे बनवाया जाता है। तो इन दोनों क्लासेज में जरूर ज्वाइन करिए, दोनों क्लास में सब कुछ जरूर जुड़ा करिए। क्या आंसर किया आपने? तो आपने आंसर किया है हाइग्रोमीटर को, बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर यहां पर ए का है, जो कि लगभग ने ए बताया है, बहुत ही अच्छा आपका आंसर है। क्या हो गया? तो हाइग्रोमीटर हो गया, बहुत ही बढ़िया, ए हो गया आंसर। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर के नाम से किसको जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबके बताएंगे। कोशिका का रसोई घर कौन कहलाता है? कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर इंडियन आर्मी में पूछा हुआ भी है, तो सभी को करनी और बतानी है। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? तो यह देखो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डी का आंसर सही है। डी जिनका भी है उनका आंसर सही आया है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे।
अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए यह क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल? क्या होगा आंसर? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका करने के लिए निम्न में से किसका उपस्थिति आवश्यक नहीं है? निम्न में से वह क्या है जो नहीं भी उपस्थित होगा तब पर भी प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अच्छे से होगा? तो वो है देखो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन बनता है, लेकिन वो क्रिया को करने में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है, यह देखो दिया हुआ है कि बल गुणनफल है, फोर्स इज द प्रोडक्ट। किसका बल गुणनफल है? फोर्स किसका प्रोडक्ट है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का? बल जो है किसका गुणनफल है? जो बल है, जो फोर्स है, वह किसका प्रोडक्ट होता है? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करनी है और सभी को यहां पर बतानी है। तो जो बल है यह किसका गुणनफल है? तो जो बल है यह देखो आपका गुणनफल होता है। फॉर्मूला क्या होता है बल का? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो यह देखो होता है F बराबर ma। यह जो है फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, बल निकालने का। एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है देखो मास, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, यहीं पर ए भी दिया हुआ है। ए का मतलब होता है देखो एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। मतलब कि बल किसका किसका गुणनफल है? तो यह है देखो आपका द्रव्यमान और त्वरण का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बी किए हो? बी जिनका भी आया है सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दूध से क्रीम निकालने पर ऑन रिमूविंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। मैंने कुछ दिन पहले ये वाला क्वेश्चन बनवाया था। अब देखते हैं कि किसने याद करा था, किसने किया था इस सवाल को। दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने पर दूध के घनत्व के साथ क्या होता है, यह आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए देखते हैं आंसर किसका किसका सही आता है। मैंने कुछ दिन पहले ये वाला क्वेश्चन बनवाया है। अब देखते हैं कौन कौन सही कर पाते हो, क्योंकि यदि बनवाया है तो सही करना होगा। क्या है राइट आंसर? जिसने याद किया होगा उसको पता होगा। क्या आंसर कर रहे हैं? ऑप्शन ए को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ का ए है, कुछ का गलत भी है। तो राइट आंसर देखिए ए वालों का है। जिनका आंसर यहाँ पर दूध का घनत्व बढ़ता है आ रहा है, ध्यान रखिएगा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल है अब आपका यहाँ पे। यह देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉट अ मिक्सचर? टीन है, समुद्री जल है, मृदा है, या फिर वायु है? निम्न में से वह क्या है जो कि एक मिश्रण नहीं है? निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि मिश्रण नहीं है? क्या होगा आंसर? ध्यान में रखिएगा कि मृदा और वायु ये दोनों क्या है, बल्कि ये तीनों यहां पर नोट ही कर लो, ये तीनों जो है एक मिश्रण है। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है मिश्रण है। और इंडियन आर्मी के अभी का पेपर देखोगे 2020 एंड 2021 का, तो उसमें जो है ये दोनों सवाल आ रखा है, जिसे पूछा गया था कि मृदा क्या है, वायु क्या है। तो याद रखिएगा ये दोनों एक मिश्रण है, जो कि आर्मी का पेपर में पूछा हुआ है। अब यहां पर अलग कौन हो गया? तो टीन हो गया, क्योंकि टीन मिश्रण नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनबी अटैक्स इंडिया? 12, 15, 17 या फिर 18? सबने पढ़ रखा है लगभग ये सबने सुना भी है कितना बार अटैक किया था महमूद गजनबी ने। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे। सभी का आंसर चाहिए। क्या आंसर आ रही है? 17 आ रही है। बिल्कुल सही आंसर है। सी करने वालों का आंसर बहुत ही बढ़िया है। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है देखो यहां पर कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ एन एस्पिरेंट टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? बताना और करना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है, जो उस चुनाव को लड़ना चाहता है, उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, उसका कम से कम आयु कितना होना चाहिए? क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर कर रहे हैं सबको 25 वर्ष को। बहुत ही अच्छा, 25 वर्ष देखो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा लोकसभा का तो 25 वर्ष हो गया। यहां पर याद रखिएगा लोकसभा के साथ साथ अगर विधानसभा भी लिख दे, ठीक है, लोकसभा के साथ साथ अगर विधानसभा भी रहे तो वो भी सही है, दोनों में 25 वर्ष ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा पूछा जाता है कि राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना है? तो राज्यसभा का न्यूनतम आयु बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बता पाते हो। चलो करना और बताना। राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? क्या आंसर है? 30 वर्ष कर रहे हो। बहुत अच्छा, 30 वर्ष होता है। ध्यान में रखना, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष। ठीक है, यहां तक
आगे देखो आपसे क्या पूछा जाता है, आगे आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, या फिर देखो आपसे यहां पर पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, या फिर आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तीनों की न्यूनतम आयु जो है ये याद रखोगे, ये जो है 35 वर्ष है, 35 ईयर्स है, ठीक है। तीनों का न्यूनतम आयु कितना हो गया 35 वर्ष, राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना हो गया 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का न्यूनतम आयु कितना हो गया 25 वर्ष हो गया। अब एक चीज और याद रखना कि ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु कितना, आप सब कुछ बता दिया तो आप लोग बोलोगे कि सर प्रधानमंत्री वाला भी बता दो, तो लोकसभा का सदस्य ही तो प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार यहां पर इनका उम्र कितना हो गया, तो ये भी हो गया 25 वर्ष, ठीक है। जो भी आपका उम्र से रिलेटेड आता है वो यहां पे मैंने बता दिया है। यही सवाल पिछले बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैंने पूछ रही है और उम्मीद है कि इस साल भी आएगा जीडी ट्रेडमैन सब का पेपर में, तो ध्यान में रखना सबको। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या फिर न्यूजीलैंड। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसको उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। तो उगते हुए सूर्य की भूमि देखिए बोलते हैं जापान को, ठीक है। सी सही आंसर है, लगभग ने सी किया, जापान, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। 8, 9, 10 या फिर 11। कितना ग्रह है सौर मंडल में, कुल कितना ग्रह है, बिल्कुल लीजिए सा सवाल है, कितना है तो 8 है, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो ए 8 हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, एक ही है वो लगभग, ठीक है, 8 होता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति। क्या होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है यह देखो राष्ट्रपति ही करता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अब यहां पर कुछ चीजें याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पूछा जाता है आपसे कि राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। इसके साथ साथ पूछा जाता है देखो कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी यहां पर राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों का तीनों इंडियन आर्मी पूछ रखी है, याद रखिएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपसे यहां पर पूछ दिया जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर का जो नियुक्ति है यह देखो करता है राज्यपाल, ठीक है। ये सारा का सारा सवाल आया हुआ है पॉलिटिक्स का सेक्शन में, ये सवाल हमेशा आता है, तो ध्यान में रखिएगा, सब कोई मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि जय हिंद का नारा किसने दिया। हु गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। क्या होगा राइट आंसर, जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया है। निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। तो जो जय हिंद का नारा है यह देखिए दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, लगभग ने किया है, बहुत ही बढ़िया, सभी का ए ही आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि मरियाना ट्रेंच महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है। द मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द ओशियन। प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है या फिर आर्कटिक महासागर में। जो मरियाना ट्रेंच है यह किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। चलो करना और बताना, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले आप सब करो, आपके आंसर का इंतजार रहेगा, पहले आप सब करिएगा तभी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, उसके साथ साथ शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, जो भी अग्निवीर आर्मी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो सिलेक्शन चाहते हैं, सभी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी क्लास में सेशन में पहली बार है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि जो भी क्लास हो उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको अग्निवीर बनने में कोई भी कठिनाई ना आए, आपका उसका परीक्षा जो है सबसे आसानी से आप निकाल पाओ अग्निवीर का। मरियाना ट्रेंच किसमें है, तो ये है आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ज्यादातर ने प्रशांत महासागर ही किया है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज याद रखना, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। क्या आता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर, या फिर आपसे पूछ दिया जाए सबसे गहरा महासागर, ठीक है। द बिगेस्ट ओशियन एंड द डीपेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर एंड सबसे गहरा महासागर, ये कौन है, तो ये प्रशांत महासागर ही है। सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो नाम याद रखोगे, यहीं पर आपको मिल गया है, मरियाना ट्रेंच। ये भी सवाल पूछा हुआ है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच, ठीक है। सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल दिया हुआ है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। क्या होगा आंसर, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, क्या आंसर करिएगा सब कोई, तो आंसर में आ रही है राज्यपाल, बहुत अच्छे।
बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी राज्यपाल हो गया। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर किए हो। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल मिला हुआ है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? अब ये वाला सवाल मैंने करवाया है ना, सबको लगभग लगभग पता है। अब चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैंने आज से 2-3 दिन पहले ही आपको ये वाला नोट करवाया था, जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि योजना आयोग, नीति आयोग का निर्माण किसके स्थान पर हुआ है, तो उसका आंसर योजना आयोग था। अब उसी मैंने आपको नोट करवा दिया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलो अब देखते हैं कौन कौन बता पाते हो। चलो आपका आंसर का इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर करना है सबका। तो आंसर आ रहा है प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका। प्रधानमंत्री जो है यह देखो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही आंसर किए हो आप सब। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर इंदस? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर मापससिन हिमानी? क्या होगा राइट आंसर? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? आर्मी का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से करना और बताना। 25 नंबर सवाल है आज का। क्या होगा आंसर? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है देखो मानसरोवर झील। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, सी की हो, बहुत अच्छा बताए हो। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? जो भारतीय संविधान है उसमें निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? जो भारतीय संविधान है उसमें कौन सा पद को उल्लेखित नहीं किया गया है, किस पद के बारे में नहीं लिखा गया है? तो वह पद है उप प्रधानमंत्री का, याद रखेंगे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री करने वालों का आंसर सही है। याद रखिएगा वो पद है आपका किसका? तो उप प्रधानमंत्री का वो पद है जिसका उल्लेख जो है वो आपका भारतीय संविधान में नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। यह यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या सवाल है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? वह कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? वह कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से बिलोंग नहीं करता है? तो वह स्थान है देखिए आपका पावापुरी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी पावापुरी हो गया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो मिला हुआ है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर? क्या होगा आंसर? सौर प्रणाली का जो खोज है या निम्न में से किसने किया? सौर प्रणाली का खोज निम्न में से किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आपका आंसर। तो आंसर आ रहा है कोपरनिकस। बहुत ही बढ़िया, कोपरनिकस बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी कोपरनिकस हो गया। यहीं पर केपलर दिया हुआ है, याद रखोगे जो केपलर है इसने ग्रहों का गति का नियम दिया था। ठीक है, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। ग्रहों की खोज एक प्रकार से बोल सकते हो, ग्रहों की गति का नियम जो वो केपलर के द्वारा दिया गया। जो जेएल बेयर्ड है, ये देखो पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, इन्होंने जो है टेलीविजन का खोज किया था। ठीक है, अब यहीं पर देखो गैलीलियो है, जो गैलीलियो है इनके द्वारा याद रखिएगा टेलीस्कोप का खोज किया गया था। ठीक है, टेलीस्कोप अगर बोले तो किसने खोज किया है? तो वो किया है आपका गैलीलियो ने, जिसको कि एक प्रकार से दूरदर्शी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये सब का सब इंडियन आर्मी में आ रखा है, हर एक सवाल इंडियन आर्मी में पूछा गया है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। यह देखो दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। अभी आप सब देख सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उसी के ऊपर हो सकता है कि सवाल दे दिया जाए, तो इसलिए यहां पर कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु भी बता दिया, कौन नियुक्त करता है वो भी बता दिया। अब यहां पर आपको बताना है कि निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का किस प्रकार से होता है। तो ये देखो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, बी की हो तो बहुत अच्छा आंसर किया हो। ठीक है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली होता है। चलो अब आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर सवाल है, देखते हैं किसका किसका सही जाता है। पहले आप सब करना यहां पर, ठीक है, फिर मैं बताने वाला हूं। निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया? आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं? क्या होगा? निम्न में से वह कौन सा फसल है जिसका उत्पादन करने में भारत सबसे बड़ा उत्पादक, भारत का जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नहीं है? तो देखो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका चावल का, फिर होता है गन्ना का और है आपका गेहूं का। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों का तीनों में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह राज्य है
यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाएगा कि यूपी की आलू का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है, तो यूपी में। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है, तो यूपी में। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यूपी में। अब यहीं पे देखो चावल दिया हुआ है, तो सवाल यही था कि उत्तर प्रदेश किसका सबसे अधिक उत्पादन नहीं करता है, तो वो है चावल, जिसका उत्पादन यूपी नहीं करता है सबसे ज्यादा। अच्छा, कौन करता है? मानो सवाल आता है कि अगर चावल का उत्पादन यूपी नहीं करता है सबसे ज्यादा, तो फिर कौन करता है? तो वो है देखिए आपका पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है, इसके द्वारा जो है देखो आपका चावल का उत्पादन सबसे अधिक करा जाता है। चलिए अब जो है यहाँ पे आपका क्लास एंड कर गया है। 30 सवाल आज के आपके थे, बताइएगा जरूर कि 30 में से आप सबने कितना सही किया। जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना। मेरे भी ध्यान रहता है कि कौन कितना स्कोर कर रहे हैं। जाते जाते सभी लोग क्लास को, सेशन को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर देना, पहुंचा देना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो है आप सभी तक जो भी अग्निवीर की क्लास हो रही है वो सबसे पहले पहुंचे। और देख सकते हो कितना स्पेशल क्लास चल रहा है, हर एक चीज आपको जीके जीएस में जो भी इंडियन आर्मी पूछती है वो सारा चीज बताया जा रहा है। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को जरूर सेट कर लेना। याद रखिएगा पीडीएफ इस क्लास का आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है बस। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे सीधा जो है शाम 6:30 बजे, जब आएगी हमारी आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधे शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा बीते। मिलेंगे आपसे सीधे शाम 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।